वजीरिस्तान में, अगर खैबर में, तो बाकी के इलाके जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी रोल है, फेडरल गवर्नमेंट का भी रोल है, बाकी तमाम इदारों का रोल है, लेकिन मोर देन एनीबॉडी एल्स सिविल सोसाइटी का भी रोल है। ये आखिर अफगानिस्तान से आए हैं, इन्होंने कहीं बॉर्डर क्रॉस किया होगा, उसके बाद ये इधर आ गए हैं, इन्होंने आके कहीं से गाड़ी ली होगी, जिस गाड़ी में यहाँ तक पहुंचे हैं, किसी ने इनको हथियार दिया है, किसी ने इनको रॉकेट लॉन्चर दिया है, किसी ने इनको ग्रेनेड दिया है, और किसी ने इनको अपने घर में रखा है, खाना खिलाया। ये पूरी एक चेन है। वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्जा। नादिया मिर्जा। नाज़रीन, पेशावर के इलाके बदाबेर में जो एयरफोर्स के कैंप पर जिस किस्म का हमला हुआ और जिसके नतीजे में जो दहशतगर्दी की बेसिकली कार्रवाई हुई, जिसके नतीजे में 29 के करीब शहादतें हुई, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए, जहां एक तरफ उसने पूरे ही मुल्क को सोगवार किया है, पूरे ही मुल्क को एक शोक की कैफियत में किया है, वहीं कुछ कश्मकश में भी डाल दिया है। हम ये वक्त के साथ साथ देख रहे हैं कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अर्ज़ जारी है, जिसमें बड़ी इंतहाई अहम कामयाबियां हमारा मुकद्दर बन रही हैं। दूसरी तरफ जब APS अटैक हमारे सामने हुआ था, जो पेशावर के नाम से जिसको हम आज भी याद करते हैं, तो दिल रोता है। उसके बाद एक नेशनल एक्शन प्लान हमारे सामने आया था, उसमें भी जो हमारी अचीवमेंट थी वो हमारे सामने थी, बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन गाहे बगाहे उनका मुख्तलिफ फोरम पे ऐलान किया जाता रहा। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं, मैं चाह रही हूं कि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूं, ताकि इसी की रोशनी में जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उनसे आपका तारुफ कराने के बजाय उनसे इसी पर बात हो। हम यहाँ पर बात ये करना चाह रहे हैं कि जब इतनी कामयाबियां हैं तो अभी भी लेकनेस कहाँ पर है, हम क्या चीज लैक कर रहे हैं, हमारी वीकनेसेस कहाँ पर हैं। DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, उन्होंने उस कामयाब ऑपरेशन का तो जिक्र किया जो इसके नतीजे में एयरफोर्स की जानिब से या हमारे सोल्जर्स की जानिब से उनका कोई एक रिस्पॉन्स था, लेकिन सिविल गवर्नमेंट पर भी उन्होंने कुछ सवाल उठाए। उन्होंने जो सियासी हुकूमतें हैं उनके किरदार पर भी बात की, पुलिस के किरदार पे बात ना करके भी बात की, और उसके साथ साथ उन्होंने सिविल सोसाइटी के रोल पर भी बात की। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब तक के होने वाले जो इकदामात हैं वो कुछ यूं हैं। पूरे मुल्क में अब तक 23,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए हैं, 30,000 से 40,000 से जायद मशकूक अफराद, 1,000 से जायद खतरनाक दहशतगर्द भी पकड़े गए हैं। 80 से ज्यादा मुजरिमों को फांसियां दी जा चुकी हैं। 10 खरब से ज्यादा मालियत के मशकूक बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया गया है। नफरत अंगेज तकारीर पर 1,000 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए गए। सिंध में 167 और KPK में 13 मदारिस को बंद किया गया है। पंजाब में 174 दीनी मदारिस को चेक लिस्ट पे रखा गया है। जब हम बात करते हैं ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अर्ज़ की और उसके नतीजे में हासिल होने वाली कामयाबियों की, उसकी फहरिस्त कुछ यूं है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अर्ज़ जिसमें तकरीबन 44 अरब रुपए अब तक खर्च हो चुके हैं। 13 जून 2014 को ये ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अर्ज़ जब शुरू हुआ, उसके होने के बाद से पाक फौज ने 2,763 से ज्यादा दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया। शहरों में मौजूद 218 से ज्यादा दहशतगर्द भी मारे गए। पाक फौज के 347 अफसरानों ने और जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 9,000 से ज्यादा खुफिया इत्तलाती ऑपरेशन किए गए। शुमारी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से 18,087 से ज्यादा हथियार बरामद किए। 253 टन धमाका खेज मवाद तबाह भी किया। और नाज़रीन, जो अगर मैं बात मुख्तसर करूं कि 16 दिसंबर 2014 के बाद से अब तक जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए, मैं बहुत पीछे नहीं जा रही, मैं बात कर रही हूँ उस वक्त की जब हमने साने पेशावर, उसके बाद जब हमने तमाम चीजों पे सीरियसली काम करना शुरू किया। साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान भर में 169 दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हुए। इन हमलों में 914 आम शहरी, 269 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार शहीद हुए। 2,393 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज और जो ऑनरेबल गेस्ट है उनसे आपका तारुफ कराती हूँ। मुर्तजा सोलंकी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियोज में। अस्सलाम वालेकुम मुर्तजा सोलंकी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। ब्रिगेडियर कर्नल रिटायर्ड खालिद मुनीर साहब मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, द कैपेसिटी ऑफ डिफेंस एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, पेशावर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी महमूद शाह साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया महमूद शाह साहब आपके टाइम का भी। महमूद शाह साहब आप दूर हैं, आपसे शुरू किए लेती हूँ। जो सवाल हम उठा रहे हैं बेसिकली, इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी कामयाबियां हमें मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वीकनेसेस कहां पर हैं। और जो आज DGISPR की जाने से बात की गई है, उन्होंने जो सिविल गवर्नमेंट है, जो सियासी हुकूमत है, उसके रोल पे बात की। पुलिस के किरदार पे उन्होंने कहा कि मैं कोई बात नहीं करना चाहता। सिविल सोसाइटी के रोल पर बात की। कहा अभी भी हम लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस किस्म की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां आज भी हो रही है इतने बड़े पैमाने पर कि एयर बेस के उसमें घुस जाते हैं आप, बदाबेर के पेशावर के इलाके एयर कैंप बेस पे। दरअसल ये दहशतगर्दी की जंग माशाल्लाह हम जीत रहे हैं
اور یہ دہشت گردوں کو ہم نے اپنے ملک سے باہر کر دیا ہے بالکل، اور وہ افغانستان میں ہیں، ہمارے بارڈر کے ساتھ ہیں، اور وہ کبھی نہ کبھی کیونکہ وہاں پر ان کو باقاعدہ NDS جو نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی افغانستان ان اور را کے مدد سے وہ وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ایک دو جو ہے وہ آپریشن وہ پلان کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ادھر پشاور میں جو آرمی پبلک اسکول کے بعد ایک دہشت گردی کا حملہ ہوا وہ یہ ہے، اور میرے خیال میں اس کو ٹوٹلی ایلیمینیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک تو اپنی انٹیلیجنس تیز کرنی ہوگی، اور دوسرا جو ان کا نیٹ ورک ہمارے ملک میں موجود ہے، آفٹر آل یہی لوگ جو ہیں وہ آ کر کسی کے ہاں ٹھہرے ہوں گے، انہوں نے ریکی کی ہوگی، انہوں نے وردی حاصل کی ہے، اور ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کیا گیا ہے، تو یہ جو نیٹ ورک ہے یہ فیسیلیٹیٹرز ہے پورے ملک میں ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، ان کے ہمدرد ہیں، ان کے جو ہے بہاف پہ بات بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جب تک کہ ہم یہ نیٹ ورک نہیں ختم کریں گے یہ معاملہ چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے، دوسرا میں سمجھتا ہوں بریگیڈیئر صاحب میں معذرت میں آتی ہوں، میں دوبارہ آتی ہوں بریگیڈیئر صاحب، میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب ذرا اس پہ آپ بھی روشنی ڈال لیجیے گا، آپ سے ذرا کرنل صاحب ذرا تفصیل سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ اس علاقے کی ڈیموگرافی ہے، ڈائنامکس اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے ہیں محمود شاہ صاحب کہ ابھی اس نیٹ ورک کو ہم نے ختم کرنا باقی ہے، کیا ابھی باقی ہے ختم کرنا؟ کس حد تک ختم ہو گیا ہے؟ کب تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اس نیٹ ورک کو بھی ختم کر دیا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی ہوگی کہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ روایتی جنگ نہیں ہے، صحیح ہے، یہ ایک غیر روایتی جنگ ہے، یہ ایسی جنگ ہے جس میں آپ کا دشمن آپ کو دیکھ سکتا ہے، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، انیشیٹو اس کے پاس ہے، آپ کے پاس یقیناً کچھ چیزیں ہیں، لیکن یہ ایسی جنگ ہے جس میں آپ کا دشمن صرف پہاڑوں اور غاروں میں نہیں چھپا ہوا، آپ کے محلوں میں، آپ کی سول آبادی میں چھپا ہوا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ آپ کا آبادی میں چھپا ہوا ہے بلکہ اس کی جو افزائش ہے وہ صرف بندوقوں اور ہتھیاروں اور RPG سے نہیں ہو رہی، بالکل صحیح ہے، بلکہ نظریات سے ہو رہی۔ بالکل صحیح ہے سولنگی صاحب، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس بات میں حقیقت ہے جو کہیں پہ یہ باتیں اٹھائی جا رہی ہے، یہ نیریٹو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ دشمن ابھی کمزور ہوا ہے، ختم نہیں ہوا ہے؟ نہ صرف یہ کہ ختم نہیں ہوا بلکہ اس کی جو کارخانے ہیں وہ بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے، ان کے نظریات کی آبیاری بھی ہو رہی ہے، ان کو فائنینشیل سپورٹ بھی ہو رہی ہے، اور یہ بات نہیں ہے کہ وہ صرف بارڈر کے اس پار ہے۔ ابھی شجاع خان زادہ کا واقعہ ابھی کا واقعہ ہے، ابھی جو کچھ ملتان میں ہوا وہ بھی ابھی کا واقعہ ہے۔ ریبٹلز تو آئیں گے نا، جب ہم اتنا ایک میسو آپریشن کر رہے ہیں ریبٹل تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے۔ یہ درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ دشمن کوئی روایتی جنگ نہیں ہے، اور جب تک پورا عوام اس کے لیے اور تمام ریاستی ادارے آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے تب تک یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی اور اس میں بہت وقت لگے گا۔ ٹھیک ہے، اب میں ذرا آپ کے پاس آ رہی ہوں کرنل خالد منیر صاحب۔ خالد منیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ بات ہم یہ کرتے ہیں کہ نظریاتی جو ایک بات انہوں نے کی ہے کہ وہ فیکٹریز بھی ابھی بند نہیں ہوئی ہیں، وہ فیکٹریز واقعی کیا بند نہیں ہوئی ہیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فوج سمیت جو ہماری دیگر انسٹیٹیوشنز ہیں، وہ چاہے وہ ہماری آرمی ہو، چاہے وہ پولیٹیکل ہماری گورنمنٹ ہو، چاہے عوام ہو، ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ عوام کی مرضی کے بغیر یا عوام کے سپورٹ کے بغیر، تعاون کے بغیر کوئی بھی جنگ نہیں جیتی جا سکتی۔ کیا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ نہیں ہیں؟ نہیں، بالکل ایک ابھی بھی نہیں ہے؟ نو۔ کون نہیں ہے؟ 16 دسمبر کو APS کا واقعہ جب ہوا پہلی دفعہ ایک پیج پہ آئے تھے۔ 10 سال سے یہ جنگ جاری ہے، ہم NRO میں مصروف تھے، ہم افتخار چودھری کے ٹکر دکھانے میں مصروف تھے، ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف سارا دن پروگرام کرنے میں مصروف تھے، دہشت گردی کی جنگ میں لوگ مر رہے تھے، مسجدوں میں دھماکے ہو رہے تھے، لوگوں کے خون کے لوتھڑے جو تھے وہ آپ اسکریپ کر کے اتارتے تھے۔ یہ تو آپ اور پیچھے جا رہے ہیں اور ماضی کی بات کر رہے ہیں، میں تو بات کر رہی ہوں سانحہ پشاور کے بعد سے، جب ہم نے تہیہ کر لیا۔ ہم نے اس کو جنگ نہیں سمجھا اس وقت بھی، ہم نے اس کو کوئی کہتا تھا امریکہ کی جنگ ہے اور لیڈر کہتے تھے، ایک کہتا تھا کہ جناب میں بھی طالبان، ہم بھی امریکہ کے خلاف ہیں، ہم پہ اٹیک نہ کریں، ایک کہتا تھا ان سے مذاکرات کریں، فاٹا سے فوج نکالیں۔ یہ ہمارے لیڈرز کا حال تھا، مذہبی لیڈر نہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر۔ میں آپ کی ساری باتوں سے 101% اگری کرتی ہوں، بٹ اسٹل اٹ از پاسٹ۔ جی، سانحہ پشاور کے بعد جی قوم ایک پیج پہ آ گئی، ٹھیک ہے، دہشت گرد آ گئی فائنلی، یس، ٹھیک ہے، ضرب عضب
100% कौम ने जिनका दिल नहीं भी था वो खामोश हो गए, बोले नहीं है। ठीक है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जिनका आप इशारा जी दे रहे हैं वो भी आगे, वो भी उनके पास बोलने के लिए कुछ राय नहीं। अगर वो भी मुखालिफ भी थे तो खामोश रहे, ठीक है, बोले नहीं, मुखालफत किसी ने नहीं की। ज़रबे अर्ज़ की वजह से बहुत ज्यादा मुल्क में अमन आया है। कंपैरेटिवली आप देख लें कि जो पहले हाल था जो अब हाल है बहुत ज्यादा फर्क है। समहाउ ये ऑपरेशन जो है ये अपना ड्रिफ्ट कर गया है। बजाय टेररिज्म हमारा नंबर 1 वो होना चाहिए था कि हम टेररिस्ट के पीछे जाते। फाइनेंशियल टेररिज्म की एक इस्तिलाह निकाली गई और करप्शन हमारा इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा नैरेटिव बना हुआ है। आप कितने प्रोग्राम टेररिज्म पे करती हैं, दहशतगर्दी पे करती हैं और कितने करप्शन पे कर रही हैं। बड़ी माजरत के साथ लेट मी कन्फेस है, मैं दहशतगर्दी पे प्रोग्राम तभी करती हूँ जब दहशतगर्दी का कोई वाकया होता है, लेकिन करप्शन का वाकया रोजाना नहीं होता, वो आपके इल्म में नहीं होता, फिर भी प्रोग्राम चलते हैं। सर तो ऐसा तो नहीं है कि करप्शन के मामले तो सर हमारे 24 घंटे चल रहे हैं। देखिए प्रायोरिटाइज करें या आप कह दें कि हमारा पहला मसला जो है वो करप्शन है। मेरा ख्याल है कि ये जंग है, ये जीतनी है। अगर ये नहीं जीती, अगर इस पे हमें कोई शिकस्त वजीरिस्तान में हो गई या कहीं भी, तो जो वापसी होगी वो इराक की और शाम की तरह होगी। तो खुदा वो टाइम ना लाया, हमारी फौज ने अब तक हमें बचाया हुआ है कि हम शाम और इराक नहीं बने हुए। क्या उसके चांसेस लग रहे हैं? नो, हमारी फौज मजबूत है, ठीक है, वरना कब के बन गए होते। ये जो कुछ दाइश वहां कर रही है ये हम पे 10 साल पहले गुजरा हुआ। ठीक है, ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब, जरा इसी हवाले से आपसे भी मैं बात करूंगी। जब हम बात करते हैं, जैसे सोलंकी साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं उन नजरियाती फैक्टर्स की या उन नजरियाती फैक्ट्रीज की जो आज भी उस नजरियात को प्रोमोट कर रही हैं कि जी ये जंग हमारी नहीं है या इनके साथ डायलॉग, वो जो हमारी या एक्सट्रीमिज्म वाली जो हम बात करते हैं उसको। दूसरी बात हमें ये करनी है कि जब हम रियासती इदारों को कमजोर करने वाले भी जो आइडियोलॉजी की हम बात करते हैं, या हम ये समझते हैं कि आज भी इस चीज की जरूरत है कि हमें एक पेज पर आना होगा, या कहीं ना कहीं वो फैक्टर अभी भी एग्जिस्ट करता है जो हमारी इन रियासती इदारों को या उनकी विल को, इन चीजों को कमजोर करता है? मेरे ख्याल में ओवरऑल जो हमारे इदारे हैं वो एक पेज पे हैं, लेकिन दो बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। एक तरफ अफगानिस्तान की सूरत हाल जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और हमारे साथ वो चूंकि उनका बॉर्डर है, हमारा वो हमसाया है, और वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ जो नैरेटिव बन रहा है वो इंडिया बना रहा है, और वो इंडिया रिटन है और इंडियन ड्रिवन है। और ये जो अटैक है पर्टिकुलरली ये एनडीएस जो उनका नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी है और रा, इनकी मुश्तरका कार्रवाई है। अच्छा। इंडिया न सिर्फ ये कर रहा है कि यहाँ पर अफगानिस्तान की तरफ से हमारे खिलाफ ये टेररिज्म फैला रहा है, दूसरी तरफ वो हमारे मशरकी बॉर्डर के ऊपर भी फायरिंग करके हमारा तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप दुनिया में देखें, इराक और शाम में जो लड़ाई लड़ रही है और लोग जो समंदरों में डूब रहे हैं, तो एक तरीके से दुनिया की कुव्वतें जो है वो टेररिज्म के खिलाफ जंग हार रही हैं। अगर आप अफ्रीका में देखें जो बोको हराम कर रहा है, दूसरे देखें लीबिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की कुव्वतें वो टेररिज्म के खिलाफ जंग हार रही हैं। पाकिस्तान ही एक मुल्क है ये जंग जीत रहा है। दूसरा बड़ा जो चैलेंज है वो जब इंटरनली ज़रब आया है, तो आपने देखा है काफ़ी सारी सियासी जमातें जिनके अपने करप्शन की वजह से उनके ऊपर जिद आ रही है, तो वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। इसके अलावा एक मजहबी तबका है जिनके मफादात पे ज़रब पड़ती है, तो वो इसके खिलाफ बात करते हैं। और एक तरीके से आप देखें कि अफगानिस्तान एक तरफ हमारे खिलाफ कितनी मतलब है कि वो बोझ दिल में रखता है और हमारे खिलाफ बयानात देता है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ 30 लाख अफगान मुहाजिरीन हैं, और हम UNHCR के कहने के ऊपर उनको 2 साल की और जो है वो कहते हैं एक्सटेंशन दे देते हैं, फिर 2 साल। सर ये एक्सटेंशन दे दी गई है या अभी ये जेर गौर है UNHCR की जो तजवीज़ है अफगान महाजिरीन की जानिब से? जी नहीं, अफगान महाजरीन के, अच्छा मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ ब्रिगेडियर साहब। मेरा सवाल बेसिकली ये था जो मैं छोड़े जाती हूँ कि अफगान महाजरीन की हम बात करते हैं, आज एक फिर अफगान महाजरीन के हवाले से बात की गई है, उन्हीं के हवाले से बात की गई है जो बॉर्डर क्रॉस करके आए। मुझे अच्छी तरह याद है जब APS का वाकया हुआ था, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज खट्टर साहब, उन्होंने कहा कि मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, और मैं उस वक्त तक
किसी ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं लूंगा जब तक अफगान महाजरीन को खत्म नहीं कर दिया जाएगा या उनको वापस नहीं भेज दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि एक कैंपेन भी मुख्तसरन चली कि जी अफगान महाजरीन को उनके कैंप्स में वापस भेजा जाए, अफगानिस्तान में वापस भेजा जाए, जो कि कंप्लीट नहीं हो सकी। और आज हम ये बात करते हैं कि जी UNHCR की जानिब से कहा जा रहा है कि दो साल की मजीद तौसी कर दी जाए। इस पर मैं मुख्तसर से बात कर लूंगी, लेकिन उसके साथ साथ मुझे मजीद जो चैलेंजेस, जो फ्रंट्स खोल रहे हैं, इंडिया का हमारे सामने, अफगानिस्तान का हमारे सामने, ईरान का हमारे सामने, जो इंटरनल इश्यूज हैं वो भी हमारे सामने है, तो किस किस महाज से किस किस तरह लड़ना है। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जब ये बात की जाती है, DGISPR ने ओपनली जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बताया कि जी जो हमलावर थे वो अफगानिस्तान की सरहद अबूर करके आए थे। ब्रेक पे जाने से कबल ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब से मैं यही जान रही थी कि जो अफगान महाजरीन के नाम पर यहाँ पर आबाद हैं और जिनकी बदौलत हम बड़े बड़े वाकयात, बड़ी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, हम दहशतगर्दी को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर APS के बाद एक कैंपेन चलाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन ताहाल उस पर कोई अमल नहीं हो सका। UNHCR की दोबारा से एक तजवीज़, मुझे नहीं पता कि उस पर अमल दरामद या ओके हो चुका है, ये मैं ब्रिगेडियर साहब से पूछूंगी। लेकिन जो सवाल हम यहाँ पर उठा रहे थे कि हम कहाँ पर अभी भी क्या चीजें लैक कर रही हैं, हमारी वीकनेसेस क्या क्या हैं, बावजूद इसके कि हमें इतनी कामयाबियां भी मिल रही हैं। 6 दिसंबर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जब एक 6 सितंबर को, अभी हालिया जो 6 सितंबर गुजरा है, उसमें जब गोल्डन जुबली भी हम सेलिब्रेट कर रहे थे 65 वॉर की, उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक स्पीच, उसमें वो एक बात बड़ी अहम कह रहे थे। उसको सीरियस लिया गया, किस हल्कों में लिया गया, किस हल्कों में नहीं लिया गया, हमने लिया था, उस पर मुझे बात करनी है। वो क्या रहे थे, जरा सुनिएगा। इस कामयाबी को मुकम्मल और पायदार बनाने के लिए रियासत के तमाम अदारों को पूरे खुलूस नियत के साथ अपना किरदार अदा करना होगा ताकि नेशनल एक्शन प्लान के मकासद जल्द हासिल हो सके। नज़र, रियासत के तमाम इदारों को पूरे खुलूस नीयत के साथ अपना किरदार अदा करना होगा ताकि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके। सोलंकी साहब, क्या अभी तक वो खुलूस नीयत मिसिंग है? बात सिर्फ खुलूस नीयत की नहीं है, विल की भी है, इरादे की भी है। जब आपने ये फैसला किया नेशनल एक्शन प्लान का और वो एक 20 नुकाती प्रोग्राम बना, तो आप जरा देखें कि उस 20 नुकात में किन नुकात पर कितना अमल हुआ है। बात सिर्फ जो है वो एदाद व शुमार के गोरख धंधे में फंस जाने की नहीं है कि हम सिर्फ एदाद व शुमार दें, लेकिन जो बुनियादी इदारे बनने थे जरा उस पर गौर कर लें। नेक्टा पे क्या हुआ, जो काउंटर टेररिज्म फोर्स बजट ही कोई अप्रूव नहीं हुआ। मतलब सिर्फ बजट की बात नहीं है, उस पूरे इदारों को बनाने की बात है, तरजीहात की बात है, और उसमें बहुत सारी बातें थी। बलूचिस्तान के हवाले से बात थी, कराची ऑपरेशन के हवाले से बात थी, मदारिस के हवाले से बात थी, उनकी रेगुलेशन के हवाले से थी, टेररिज्म की फाइनेंसिंग के हवाले से थी, कवानीन में तब्दीली की बात थी, जो हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें तब्दीली की बात थी, जो हमारे जो गवाह हैं उनके प्रोटेक्शन का निज़ाम, नया अदालती, बेतहाशा बातें हैं। तो सिवाय जो फौजी कामयाबियां हैं, जो यकीनन हमारी कामयाबियां हैं, उसके अलावा इन बाकी तमाम चीज़ों पर पूरी तरह से अमल नहीं हुआ। वो हमारे रियासत की तरजीहात नहीं। ये कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऐसा कह रहे हैं कि तमाम रियासती इदारों को खुलूस नीयत के साथ कर्नल साहब काम करने की जरूरत है, यानी वो उस खुलूस नीयत के साथ काम अभी नहीं हो रहा। वो तो सामने नजर आ रहा है, देखें, जब सहूलतकार की बात आप कर रहे हैं तो इस्लामाबाद के अंदर सबसे बड़ा सहूलतकार बैठा हुआ है, सबको पता है। आई डोंट हैव टू नेम हिम क्योंकि मैं डरता हूँ। तो मौलवी अब्दुल अजीज की बात कर रहे हैं आप, तो वो उससे बड़ा सहूलतकार कौन है जिसने वो किया, दाइश के ऊपर हल्फ उठाया, दाइश का तराना गाता है और बुला रहे हैं, मदद को बुला रहे हैं इस्लामाबाद के मरकज में बैठ के। तो फिर जब वो इसी तरह खुला फिर रहे, लोगों को शक होगा कि विल नहीं है। जब वज़ीर दाखिला कहते हैं कि 10% मदरसे दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, तो 16,000 रजिस्टर्ड मदरसों में से 1600 जो हैं वो इन्वॉल्व है, उसमें से कितने बंद हुआ है, कितनों के ऊपर एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है।
تو سول حکومت کو کو چاہیے کہ اپنے حصے کا رول ادا کرے، یہ سارا کام فوج پہ نہ چھوڑے. جب فوج سارا کام کرے گی تو جنرل راحیل شریف کے پوسٹر لگیں گے، پھر خفا نہیں ہو سکتے. جب سارا کام آرمی نہیں کرنا ہے، ہر چیز آرمی نہیں کرنا ہے، تو اس کے کھمبوں کے اوپر پھر جنرل راحیل شریف کے پوسٹر لگیں گے، وہ آپ کو چبھیں گے. الیکشن کیمپین میں بھی جو الیکشن کینڈیڈیٹ ہے اس کے ساتھ بھی لگیں گے. کرنل صاحب کو معلوم ہے دنیا بھر میں دہشت گردی کی جو لڑائی ہے اس میں پولیس جو ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اب تک ہم نے پولیس میں کیا اصلاحات کی ہیں؟ بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب سے پوچھ لیں، جتنے بھی بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب، میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی، انہوں نے کہا کہ میں پولیس کے کردار پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ بات کر کے بھی انہوں نے بڑی باتیں کر دی. آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، آپ کے پی کے میں رہتے ہیں، آپ پشاور میں رہتے ہیں، مجھے بتائیں کہ جو اصلاحات کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے کہ جی ہم پولیس میں اتنی اصلاحات لے آئیں، کیا وہ اصلاحات آئی ہیں؟ اور اگر آئی ہیں تو اس کے باوجود یہ بات آج کیوں کی گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے باتیں کی اور بڑی صحیح کی، لیکن اس میں میرے خیال میں تھوڑا سا انہوں نے وہ جول رہنے دیا کہ افغان حکومت کو انہیں بدنام نہیں کیا. دراصل اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو شک پڑتا ہے کہ یہ جو این ڈی ایس ہے، ان کی نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف سیکیورٹی را کے ساتھ مل کے، کہ کیا یہ افغان گورنمنٹ کے اس میں ہے، کنٹرول میں ہے یا نہیں. اور دوسرے یہ آپریشن وہاں سے پلان کیے جاتے ہیں، یہ لوگ وہاں سے آتے ہیں. اور میرے خیال میں ابھی ہم اتنا پروگریس کر چکے ہیں وار آن ٹیرر میں کہ ان کی پہنچ صرف پشاور تک ہی شاید ممکن ہے، اور باقی ملک میں اس کو تقریباً ہم نے وہ کنٹرول کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کی طرف میں بات چیت سنتا رہا ہوں کہ یہ آپریشن ضرب اعظم جب اب انٹرنلی اس نے رخ کیا ہے، اور وہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کرپشن کی سب سے زیادہ اس ملک کے لیے خطرناک ہے ضرور، لیکن یہ آرمی کا کام نہیں ہے. آرمی صرف اس کرپشن کی طرف جاتی ہے جو کہ ٹیرر کو فیڈ کرتی ہے، ٹیرر فائنینسنگ جس کو کہتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ بہت شور مچا رہی ہیں، لیکن میرے خیال میں فوج جو ہے اس سے باز نہیں آئے گی. اور ہم یہ جنگ جیت رہے ہیں، کافی ہم جیت چکے ہیں، 80-90% ہم جیت چکے ہیں. اور جہاں تک اس قسم کے واقعات کا تعلق ہے، ہماری ہسٹری میں آپ دیکھیں 40-50 سال پچھلے دیکھیں، جب بھی افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو ادھر ہمارے ہاں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو عقاب احمد شیرپاؤ کے بڑے بھائی حیات محمد شیرپاؤ یہاں پشاور یونیورسٹی میں ایک بم کے دھماکے میں شہید ہوئے تھے. ایک سے بریگیڈیئر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ افغان حکومت کے حوالے سے بات نہیں کی گئی. آپ نے ذکر کیا کہ افغان حکومت کو بدنام نہیں کیا گیا، افغان حکومت کے حوالے سے بات کی گئی. سرتاج عزیز صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ بعد میں سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور افغانستان کے ساتھ مل کر اس پر بات کی جائے گی. تو اس بیان کو آپ اہمیت دیتے ہیں؟ جی بالکل. افغانستان کی جو صدر ہے اشرف غنی صاحب، بیسیکلی وہ ایک بیوروکریٹ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ ورلڈ بینک میں رہ چکے ہیں اور وہ یو این میں رہ چکے ہیں، اور وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہے. ان کی حکومت میں پہلی بار تاریخ میں افغانستان کی حکومت اور افغانستان طالبان کی آپس میں بالمشافہ میٹنگ ہوئی. یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور وہ اس کو استعمال کر سکتے تھے اپنے امیج کو بہتر بنانے کے لیے. اور دوسرا جو فیز ہے اس کے لیے تیاری کرتے. سمہا وہ افغانستان میں ان لابیز کے زیر اثر آ گئے اور قابو آ گئے جو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتے، اور اس سے ان سے تمام گیم بگڑ گئی. پھر بھی آپ نے سنا آج ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ یہ واقعہ ہوا ہے، مگر ہم نہیں سمجھتے کہ یہ افغان حکومت یا افغان اسٹیٹ کا اس میں کام ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ این ڈی ایس جو ہے نیشنل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس سیکیورٹی، وہ ان کے افغان اسٹیٹ کا حصہ ہے یا نہیں، اور اس میں تمام وہ عناصر ہیں جو پاکستان مخالف ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو پاکستان کے خلاف یعنی اتنا پاکستانی انسیف ہے وہاں پر کہ وہ اپنے ایمبیسی کے اندر ہی رہنے پہ مجبور ہے اور باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، تھینک یو. جی بریگیڈیئر صاحب، پروگرام کا وقت ایکچولی ختم ہو رہا ہے. مجھے ذرا کرڈن صاحب سے بھی کچھ کامنٹس لینے ہیں. اور میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ 30 لاکھ افغان مہاجرین یہاں پشاور میں رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر تو کوئی
20 लाख तो रजिस्टर्ड है, कोई 10 लाख जो है वो अनरजिस्टर्ड। ब्रिगेडियर साहब, ये UNHCR की जो आपने बात की थी तो गो हेड मिल गया उनको पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से अफगान महाजिरीन को मजीद 2 साल रखने के लिए? UNHCR की आपने बात की, 2 साल मजीद अफगान महाजिरीन को पाकिस्तान में रखने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से गो हेड मिल गया इनको? जी, अभी तक हमारी जो हुकूमत है वो इसके ऊपर सोच रही है। पहले अफगान कमिश्नरेट जो है वो इधर पेशावर में हुआ करता था, ठीक है, और बलूचिस्तान में। अभी इस गवर्नमेंट ने उसको सेंट्रलाइज किया और वहाँ ले गए इस्लामाबाद में जो मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रान है उसके नीचे। मिनिस्ट्री ऑफ सेफ्रान, एग्जैक्टली। कादिर बलोच जब अफगानिस्तान गए थे तो इस पर की बात हुई थी। अफगान है, ये हमारे मईशत पे भी बोझ है, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर भी बोझ है। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। पर जो क्राइम बढ़ रहा है उसमें भी, और दूसरा ये जो लोग आते हैं हमला करने के लिए उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब। प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हो रहा है। कर्नल साहब, मुझे लास्ट में कंक्लूड करना है, मुझे अपनी तजावीज दे दीजिए किस तरह से काबू पाया जा सकता है। पहले तो हम कहते थे हम एक पेज पे नहीं है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अलग सोच रही है, इंस्टीट्यूशन अलग सोच रहे हैं, बहुत से मजीद ऐसे फैक्टर्स भी थे। अब वो तमाम चीजें खत्म हो चुकी हैं जो एक प्रॉक्सी वॉर का जमाना था, ये तमाम चीजें। आप इस चीज को मानते हैं कि तमाम